Hello, I am Dr. Sunita Patel Hadia, Associate Professor Chemistry, माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर। आज मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी। यह बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 का पार्ट है। रेडियो एक्टिविटी के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस, characteristics of radioactivity। रेडियोएक्टिव रेडिएशन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। What is radioactivity? Radioactive substance emits active radiation spontaneously. The phenomena of spontaneously emitting active radiation is called radioactivity, and substances emitting such radiations are called radioactive. रेडियोएक्टिव, रेडियो सक्रिय या विकिरणशील पदार्थ सक्रिय विकिरण का अपने आप उत्सर्जन करते हैं। यह उत्सर्जन अस्थायी परमाणु नाभिक द्वारा होता है। ये परमाणु नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय विकिरण के रूप में निकालकर अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। द न्यूक्लाई ऑफ हैवी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है। 82 लेड का एटॉमिक नंबर है, जैसे कि यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 84 है एंड रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 88 है। ये सभी अस्थायी नाभिक वाले होते हैं और अपने आप अदृश्य किरणें अल्फा, बीटा, गामा विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते रहते हैं। इन विकिरण को उत्सर्जित करके ये स्थायी तत्व में बदलना चाहते हैं और यह प्रक्रिया जब तक होती रहती है जब तक कि स्थायी तत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ये सभी हैवी एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं और यह प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग दीज रेज एक्टिव रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। इस प्रकार रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण सक्रिय विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हों विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण के रूप में होता है। सभी रेडियोएक्टिव तत्व में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सभी रेडियोएक्टिव तत्व के जो नाभिक होते हैं वह अस्थायी होते हैं और वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, विघटित होते हैं और विघटन के पश्चात नया तत्व बनता है। The nucleus will break down over time, reducing the amount of the element remaining. इस डिसइंटीग्रेट प्रोसेस में जो नाभिक है वो टूटता है और टूटने की प्रक्रिया में जो टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट है वो कम होता जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम डिसइंटीग्रेशन या डिके या क्षय कहते हैं और यह क्षय की प्रक्रिया जब तक होती रहती है जब तक कि स्थायी नाभिक प्राप्त नहीं हो जाता। ऐसे अस्थायी परमाणुओं का स्वतः टूटना रेडियो सक्रिय डिसइंटीग्रेशन या डिके या क्षय कहलाता है। This disintegration occurs naturally and does not need an outside stimulus to occur. यह डिसइंटीग्रेशन या विघटन की प्रक्रिया अपने आप होती है, प्राकृतिक रूप से होती है, प्रकृति में मिलने वाले तत्वों में होती है और इसलिए इसे हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं और इसके लिए
कोई बाहरी उत्तेजक की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य द्वारा जितने भी तत्व बनाए गए हैं, ये सभी मैन-मेड एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं और वह टूट रेडियो एक्टिव तत्व के टूटने पर डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, यानी कि नए तत्व बनते हैं। जैसे कि एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने से जो न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन है वह चेंज होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित होती है। प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित होने के कारण हमें नया तत्व प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम डिसइंटीग्रेट्स इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स। यूरेनियम का जो विघटन है वो एक ही पद में नहीं होता है, वह कई पदों में होता है और हर पद में एक नया तत्व बनता है। जैसे कि यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो पहले थोरियम बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है। थोरियम डिसइंटीग्रेट होकर विघटित होकर हमें प्रोटेक्टिनियम 91 देता है। प्रोटेक्टिनियम भी रेडियोएक्टिव होने के कारण वह भी विघटित होता है और रेडियम 88 बनाता है। रेडियम 88 भी रेडियोएक्टिव है, इसका भी नाभिक अस्थायी होता है और वह टूटता है, वह चेंज हो जाता है रेडॉन 86 में। रेडॉन भी रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका भी नाभिक विघटित होकर 84 पोलोनियम में बदल जाता है। पोलोनियम फिर विघटित होता है बिस्मथ 83 में। बिस्मथ भी रेडियो एक्टिव होने के कारण यह भी डिसइंटीग्रेट होता है और ये चेंज हो जाता है लेड 82 में। लेड जो है इस प्रक्रिया में सबसे अंतिम होता है, पर यह स्थायी नाभिक वाला होता है, स्थायी तत्व होता है, इसलिए इसके बाद डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस रुक जाती है। इस प्रक्रिया में जो पहला तत्व यूरेनियम था जो डिसइंटीग्रेट हुआ, उसे हम यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद जितने भी तत्व डिफरेंट स्टेप्स में बने, जैसे कि थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम, बिस्मथ, लेड, ये सब यूरेनियम के डॉटर एलिमेंट्स हैं, पुत्र तत्व कहलाते हैं। सभी रेडियोएक्टिव तत्व में एक सामान्य गुण होता है कि वे आयोनाइजिंग रेडिएशन का एमिशन करते हैं, अर्थात आयनकारी विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। अब विकिरण क्या होता है? विकिरण एनर्जी होती है जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में डिसइंटीग्रेट होने पर निकालता है, अर्थात रेडिएशन एक एनर्जी है। जैसे सनलाइट भी एक रेडिएशन है, पर यह सनलाइट जो रेडिएशन है वो हार्मफुल नहीं होता है। परंतु जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में डिसइंटीग्रेट होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन यानी आयनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण से मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जिस भी माध्यम से गुजरते हैं उसमें अपना चार्ज देकर उन्हें आयोनाइज कर देते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये जो पार्टिकल्स हैं स्किन में बर्न्स उत्पन्न कर सकते हैं, कैंसर भी उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो इससे एक्सपोज हो जाता है उनकी डेथ भी हो जाती है। आयनाइजिंग रेडिएशन में बी ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं: अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के नेचर जानने के लिए इनको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी की गई। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यह पाया गया कि अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल की कंपैरिजन में स्लोली डिफ्लेक्ट होते हैं, और स्लोली डिफ्लेक्ट होते हैं तो इससे यह पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बीटा पार्टिकल की कंपैरिजन में भारी पार्टिकल्स होते हैं। गामा रेस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं होता है।
इसी प्रकार जब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करते हैं तो ये पाया गया कि अल्फा पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाते हैं और बीटा पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाते हैं। गामा पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रयोग बताता है कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ते हैं, और बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होने के कारण पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ते हैं। गामा रेज न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस made up of 2 protons and 2 neutrons। अब यदि हम हीलियम एटम को देखते हैं तो जो हीलियम एटम होता है वो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यदि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो हमें मिलेगा हीलियम नाभिक, जिसमें कि 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। इसे हम कहेंगे हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज होता है और अल्फा एमिटर के एग्जाम्पल के रूप में यूरेनियम, थोरियम, रेडियम है, और मैन-मेड एलिमेंट्स में प्लूटोनियम और अमरीशियम भी अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। अल्फा एमिटर्स का उपयोग अल्फा पार्टिकल स्मोक डिटेक्टर्स में किया जाता है। अल्फा पार्टिकल्स के इमिशन पर जो पेरेंट एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है, जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है। यूरेनियम अल्फा एमिटर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यूरेनियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास 238 है। ये बहुत ही हैवी एलिमेंट है और ये बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। प्रोटॉन की संख्या इसमें 92 है और जब भी इसमें से एक अल्फा पार्टिकल अर्थात 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो यूरेनियम के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और जो मास में 4 की कमी आ जाती है, और चूंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया है इसलिए नया एलिमेंट बन गया है और इस नए एलिमेंट का नाम है थोरियम। तो अल्फा पार्टिकल इमिशन पर पेरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास में 4 की कमी आ जाती है। अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है, भेदन क्षमता होती है, वो कम होती है क्योंकि ये बहुत ही भारी पार्टिकल्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स दीज पार्टिकल्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन को पतले से पेपर द्वारा भी ब्लॉक किया जा सकता है, स्किन द्वारा भी ब्लॉक किया जा सकता है, यानी ये स्किन में प्रवेश नहीं करते हैं, और जो हवा में ये कुछ ही इंचेस तक ट्रेवल करते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इनके एक्सटर्नल एक्सपोजर्स पे ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, परंतु यदि इन अल्फा पार्टिकल्स को इनहेल किया कर लिया जाए या खा लिया जाए, स्वेलो कर लिया जाए तो ये नुकसानदायक। बीटा पार्टिकल्स ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन से के जैसे होते हैं। बीटा पार्टिकल्स का जो एग्जाम्पल है, बीटा एमिटर का एग्जाम्पल स्ट्रोंशियम 90 है। स्ट्रोंशियम 90 का उपयोग हम मेडिकल एप्लीकेशन में करते हैं आई डिसीज को ट्रीट करने में। जनरली बीटा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स की तुलना में लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, और इनकी जो पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है, भेदन क्षमता, वो अल्फा पार्टिकल की तुलना में ज़्यादा होती है। और ये जो पार्टिकल्स हैं एयर में फ्यू फीट तक ट्रेवल कर सकते हैं और स्किन तक को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इन्हें थिन शीट ऑफ मेटल से रोका जा सकता है, या तो थिन शीट ऑफ मेटल या प्लास्टिक या ब्लॉक ऑफ वुड बीटा पार्टिकल को रोक। बीटा डिके
जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलता है तो हम इस डिके को कहते हैं बीटा डिके। बीटा डिके यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब हम कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है वो न्यूक्लियर प्रोसेस है, उसमें से न्यूक्लियस से पार्टिकल्स का इमिशन होता है। तो न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो किस प्रकार निकलता है? तो जब भी जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, एलिमेंट को छोड़कर निकल जाता है, बाहर चला जाता है, इमिट हो जाता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह जाता है। तो इस प्रकार प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, जो कि यार हम ऐसे सीधे सीधे शब्द हम कह सकते हैं, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पेरेंट एलिमेंट का यदि एटॉमिक नंबर Z है और मास A है, तो एक बीटा पार्टिकल के इमिशन के कारण हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, अर्थात उसमें उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। बीटा डिके के एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है और यहाँ पे जो हमने कार्बन का आइसोटोप लिया है उसमें उसका एटॉमिक मास 14 है, यानी कि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। जब भी इसमें से बीटा डिके होगा यानी एक बीटा पार्टिकल रिमूव होगा तो इसका एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा, यानी कि एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से प्रोटॉन की नंबर एक बढ़ जाएगा, तो 6 + 1 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा और एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कार्बन से जब एक बीटा पार्टिकल इमिट होगा, रिमूव होगा, तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है, यानी कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों आइसोबार हैं, यानी कि जिनके एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर अलग-अलग है। गामा रेज हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। दे कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये बहुत ज़्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इनका जो पेनिट्रेशन पावर होता है अल्फा और बीटा रेज से ज़्यादा होता है और इसी कारण इनका उपयोग हम मेडिकल फील्ड में करते हैं। कोबाल्ट 60 से प्राप्त गामा रेज का उपयोग कैंसर थेरेपी में किया जाता है। कैंसर की रेडिएशन थेरेपी में कोबाल्ट 60 से प्राप्त गामा रेज का उपयोग होता है और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है और ये किसी भी मटेरियल को रेडियो एक्टिव बना सकती है। इनको रोकने के लिए सेवरल फीट ऑफ कंक्रीट की आवश्यकता होती है या डेंस मटेरियल सच एज लेड इसको गामा रेस को ब्लॉक कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज की स्टडी के बाद अब हम इनके बीच में अंतर कर सकते हैं। नेचर के आधार पर यदि हम इनमें अंतर करते हैं तो अल्फा पार्टिकल की प्रकृति पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल की होती है, बीटा पार्टिकल की प्रकृति नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में होती है और गामा रेज अनचार्ज होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं। केमिकली हम इसे अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस द्वारा शो करते हैं और बीटा पार्टिकल को ये सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार जो चार्ज है, चार्ज के आधार पर हम अल्फा पार्टिकल पे टू पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे -1 चार्ज होता है और अल्फा गामा रेस पे 0 चार्ज होता है। मास के आधार पर इनमें अंतर करें तो अल्फा पार्टिकल का 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, बीटा पार्टिकल का मास होता है 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट, यानी लगभग 0 के बराबर और गामा रेस का मास 0 होता है, दे आर मासलेस। रेंज यदि हम देखें तो अल्फा पार्टिकल
एयर में 10 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। बीटा पार्टिकल फ्यू मीटर्स तक ट्रेवल कर सकते हैं और गामा रेज सेवरल मीटर तक ट्रेवल कर सकती हैं। यदि इनको ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक करने के लिए अल्फा पार्टिकल को पेपर द्वारा ही ब्लॉक किया जा सकता है, यानी एक पतला पेपर भी 1 मिलीमीटर का पेपर भी अल्फा पार्टिकल को ब्लॉक कर सकता है। 1 मिलीमीटर की एल्यूमिनियम शीट भी अल्फा पार्टिकल को ब्लॉक कर सकती है। हमारा स्किन भी अल्फा पार्टिकल को ब्लॉक कर सकती है, यानी स्किन को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। परंतु बीटा पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होती है, इसे पेपर से नहीं रोका जा सकता है। थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम शीट की आवश्यकता होती है। स्किन को भी ये पेनिट्रेट कर देते हैं, स्किन से भी इसे नहीं रोका जा सकता। जो गामा रेज होती हैं उन वो पेपर पेपर है, स्किन है और थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम शीट है, इनको भी ये पार कर जाती है। इनको रोकने के लिए थिक लेयर ऑफ लेड लगती है, कंक्रीट की लेयर लगती है, थिक लेयर ऑफ कंक्रीट लगता है। नेचुरल सोर्सेज के रूप में हम यदि देखें तो रेडियो आइसोटोप यूरेनियम 238 द्वारा अल्फा पार्टिकल मिलते हैं। अल्फा पार्टिकल का वो सोर्स है। इसी प्रकार बीटा पार्टिकल के सोर्स के रूप में कोबाल्ट 68 लें या स्ट्रोंशियम 90। इस और गामा पार्टिकल के सोर्स के रूप में कोबाल्ट 60 का रेडियो आइसोटोप लिया जाता है। पेनिट्रेटिंग पावर जो सबसे कम है वो है अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि ये भारी होते हैं और ये इनका पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है, अर्थात ये पेपर इत्यादि को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। जो अल्फा एंड गामा के बीच में बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर होता है अल्फा से ज़्यादा और गामा से कम होता है। मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर गामा रेस का होता है, 25 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट को भी पेनिट्रेट कर लेती है। आयोनाइजिंग पावर देखें तो आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का होता है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज, और गामा पार्टिकल पे -1 चार्ज होता है, इसलिए इसका जो पेनिट्रेशन आयोनाइजिंग पावर है वो अल्फा से कम और गामा से ज़्यादा होता है। और सबसे कम जो पेनिट्रेशन आयोनाइजिंग पावर होता है वो गामा रेस का होता है। दिस इज ऑल अबाउट अल्फा बीटा गामा पार्टिकल। Thank you for watching. For any queries, please contact me. I will post more videos on further topics very soon.